मूवी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉट ब्रायन मार्कस और फाउलर एक सैटेलाइट रिपेयर मिशन पर होते हैं। फाउलर स्पेसशिप के अंदर होता है जबकि ब्रायन और मार्कस बाहर रिपेयर कर रहे होते हैं। अचानक फाउलर को स्पेसशिप के इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गड़बड़ दिखाई देने लगती है। तभी एक ब्लैक स्वार्म क्रीचर वहां आ जाता है। वो क्रीचर सैटेलाइट और स्पेसशिप से टकरा जाता है। मार्कस बिना तार के स्पेस में फेंका जाता है जबकि ब्रायन स्पेसशिप से जुड़ा रहता है। ब्रायन मार्कस को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और मार्कस डेब्री में खो जाता है। वहीं स्पेसशिप के अंदर फाउलर बेहोश हो जाता है और स्पेसशिप की पावर बंद हो जाती है। ब्रायन देखता है कि ब्लैक स्वार्म अपना शेप बदल रहा है और ये कोई सेंसिटिव स्पेस एंटिटी है। ब्रायन अपनी शिप के अंदर वापस चला जाता है और बिना किसी पावर के शिप को स्टेबल कर लेता है। वो देखता है कि स्वार्म वापस मून की तरफ चला गया है, जिसके बाद ब्रायन फाउलर को वापस धरती ले जाने का वादा करता है। ब्रायन को पहले तो उसके हीरोइक शिप लैंड करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है, लेकिन किसी को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता कि स्वार्म ने उन पर हमला किया और मून के अंदर वापस चला गया। फाउलर ब्रायन की कहानी को कंफर्म नहीं करती क्योंकि वो हादसे के दौरान बेहोश थी और नासा इस हादसे को ह्यूमन फेलियर करार देती है और ब्रायन पर इल्जाम लगाती है कि ब्रायन ने ये स्वार्म वाली घटना बनाई है खुद की गलती छुपाने के लिए। ब्रायन को नासा से निकाल दिया जाता है जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। 10 साल बाद एक कंपनी थियोरिस्ट केसी हाउसमैन, जो कि मानता है कि चांद को एलियंस ने बनाया है इंसानों पर नजर रखने के लिए, वो एक रिसर्च सैटेलाइट का इस्तेमाल करके चांद के डेटा को चेक करता है और उसे पता चलता है कि चांद अपने ऑर्बिट से बाहर जा रहा है और धरती के करीब आ रहा है। इसके बाद वो नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। फाउलर, जो कि अब नासा में डेप्यूटी डायरेक्टर बन गई है, उसे भी ये मून के पास आने वाली बात पता चलती है। उसे ये भी पता चलता है कि नासा के एक सैटेलाइट ने चांद पर एक टनल की तस्वीर खींची थी, बिल्कुल उसी जगह जहां ब्रायन ने 10 साल पहले स्वार्म को जाते हुए देखा था। केसी हाउसमैन ब्रायन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्रायन अब डिवोर्स्ड और फाइनेंशियली अनस्टेबल है। केसी ब्रायन को मून के बारे में बताता है और बोलता है कि हमें नासा को कांटेक्ट करना चाहिए, पर ब्रायन को लगता है कि केसी पागल है। इसी बीच ब्रायन की वाइफ का उसे कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उनके बेटे सनी को गाड़ी तेज चलाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रायन कोर्ट में तमाशा करता है क्योंकि सनी का लॉयर, जिसे सनी के स्टेप फादर टॉम ने हायर किया था, बेकार काम कर रहा था। इससे सनी को एक हफ्ते के लिए जेल हो जाती है। ब्रायन अपनी एक्स वाइफ ब्रेंडा और टॉम से सनी के लिए लड़ने लगता है, इस बात पे कि कौन सनी के बारे में ज्यादा सोचता है। नासा में फाउलर को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं। 3 हफ्ते के बाद मून धरती पर गिर जाएगा। फिर उन्हें चांद पर टनल की और तस्वीरें मिलती हैं। फाउलर चांद पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक मिशन प्लान करती है। वो अपने एक्स हस्बैंड डग, जो कि हवाई सेना में जनरल है, उसे इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। इसी बीच केसी को लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सारा डेटा ऑनलाइन लीक कर देगा, जिससे लोग घबरा जाते हैं और चोरी फसाद होता है। इस खबर को सुनकर ब्रायन केसी से कांटेक्ट करता है। केसी ब्रायन को समझाता है कि डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर व्हाइट ड्वार्फ स्टार जैसे पावर सोर्सेस के आसपास बनाए जाते हैं। उनको लगता है कि चांद के अंदर की पावर सोर्स में कुछ गड़बड़ है, जिससे वो अपना ऑर्बिट नहीं बना पा रहा और इसी से मून का ऑर्बिट टूटा है। ब्रायन अब भी समझता है कि केसी पागल है, लेकिन वो समझता है कि जब लोग किसी की बात को मानने को तैयार नहीं होते तो कैसा लगता है। वो सुनना जारी रखता है। इसी बीच मून की ग्रेविटी दुनिया भर में ज्वालामुखी लहरों को पैदा करने लगती है। नासा का मिशन मून पर पहुंचता है और टनल में एक प्रोब भेजता है, लेकिन अचानक वो 10 साल पहले वाला स्वार्म उसे बाहर फेंक देता है। बिल्कुल पहले की तरह ही स्पेसक्राफ्ट का पावर चला जाता है और स्वार्म हमला कर देता है, जिससे मिशन के एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इसको देखने के बाद नासा का डायरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। फाउलर को लगता है कि डायरेक्टर कुछ छुपा रहा है। डायरेक्टर बोलता है कि तुम अपने हाईएस्ट लेवल क्लियरेंस का यूज करके नासा के सीक्रेट को जान सकती हो। फाउलर ब्रायन के 10 साल पुराने मिशन की फाइल्स को ढूंढ लेती है, जिसमें स्वार्म की फुटेज ब्रायन के हेलमेट में दिख रही थी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नासा ने ब्रायन को क्यों निकाला, जब उन्हें पता था कि वो सच बोल रहा है। एक अनुभवी नासा अधिकारी, जो ओनफील्ड के नाम से जाना जाता है, उसे बताता है कि नासा वाले बेहद खतरनाक हैं। उन्हें अपोलो 11 के समय ही मून की सच्चाई के बारे में पता था। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने मून की सरफेस के नीचे लाइट्स को देखा था। इस बात को छुपाया गया और ब्रायन को इस बात का
पता चल गया, इसीलिए इस बात को छुपाने के लिए उसे निकाल दिया गया। वो फाउलर को बताता है कि मून के अंदर की टेक्नोलॉजी इंसान की इमेजिनेशन से बेहद आगे की है और बहुत विकसित है। वो ज़ुलू एक्सरे नाम की एक डिवाइस के बारे में बताता है जो स्वाम को हटाने के लिए बनी थी, लेकिन बजट की कमी से वो इस्तेमाल नहीं हुई। फिर फाउलर मिलिट्री मीटिंग में सुझाव देती है कि अगर हम स्वाम को मार दें तो मून वापस अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस चला जाएगा, लेकिन मिलिट्री कहती है कि हमारे पास और स्पेसशिप नहीं है और लूनर मिशन करने के लिए डग फाउलर को सलाह देता है कि उन्हें अपने बेटे जिमी के साथ कोलोराडो के एक बंकर में चले जाना चाहिए। फाउलर ज़ुलू एक्सरे 7 के बारे में पूछती है। डग बोलता है कि ज़ुलू एक्सरे 7 एक ईएमपी वेपन है जो कि स्वाम को मारने के लिए बनाया गया है। फाउलर अपना प्लान डग के साथ शेयर करती है और उससे उसका साथ मांगती है। वो ब्रायन को वापस नासा में बुलाती है और केसी भी उसके साथ आ जाता है। ब्रायन को अब भी याद रहा था कि 10 साल पहले फाउलर ने उसकी मदद नहीं की थी। फाउलर बोलती है कि नासा ने सबको धोखा दिया है, उन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। फाउलर समझाती है कि जब स्वाम ने सबसे लेटेस्ट मिशन पर हमला किया था तब उन्होंने देखा था कि मून अपने ऑर्बिट पर वापस सुधरने लगा था, लेकिन जब स्वाम वापस अंदर गया तब ये सुधरना रुक गया। केसी बोलता है कि लगता है कि स्वाम मेगा स्ट्रक्चर के कोर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फाउलर बताती है कि जब हर बार वो मून के पास जाते हैं तो स्वाम आ जाता है और उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे ये साबित होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को पहचान सकता है। फाउलर बोलती है कि उसका प्लान है स्पेसशिप को मून के पास ले जाना और ईएमपी डिवाइस यूज करना, और क्योंकि ब्रायन को स्पेसशिप बिना बिजली के लैंड करने का एक्सपीरियंस है इसीलिए उसने ब्रायन को कांटेक्ट किया। फाउलर बताती है कि जब शिप मून के पास होगी तब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोब का इस्तेमाल करेंगे जो स्वाम को बाहर खींच लेगी और फिर हम ईएमपी हथियार का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देंगे। ब्रायन प्लान में शामिल होने से सहमत होता है और इसके बदले में फाउलर से कहता है कि वो सन्नी को जेल से निकलवा दे। सन्नी जेल से निकल जाता है। फाउलर एक म्यूजियम से एक पुराने स्पेसशिप को मिशन के लिए निकलवाती है। फाउलर डग से कहती है कि मिलिट्री मून को डिस्ट्रॉय करने के लिए एटॉमिक वेपन्स का यूज ना करें। पावरफुल अर्थक्वेक पूरी दुनिया में आने लगते हैं। नासा सरप्राइज होता है क्योंकि मून के अर्थ के पास आने से अर्थक्वेक नहीं आया। केसी बोलता है कि ये एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है इसीलिए अर्थक्वेक आ रहे हैं। सन्नी ब्रायन से मिलता है। वो अपने डैड से खुश नहीं होता क्योंकि वो इस मिशन का हिस्सा है। नासा में एक भूकंप आता है जिससे स्पेसशिप को नुकसान पहुंचता है और एक इंजन फेल हो जाता है। अब इनके पास मिशन को रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फाउलर सभी क्रू को इवैक्यूएशन और सुरक्षा को बढ़ाने का ऑर्डर देती है। इवैक्यूएशन के दौरान फाउलर को समझ में आता है कि मून अर्थ के बहुत नजदीक है, जिससे वो 2 इंजन के साथ भी मून तक पहुंच सकते हैं। चांद की ग्रेविटी स्पेसशिप को मून तक खींचने में मदद करती है। अब क्योंकि पूरा क्रू इवैक्यूएशन कर चुका है, इसका मतलब है कि फाउलर, ब्रायन और केसी को ये मिशन खुद से ही खत्म करना होगा। फाउलर सनी के साथ जिमी और उसकी नैनी को कोलोराडो के एक बंकर में जाने को कहती है जहां डग है। ब्रायन सन्नी को एक बंदूक देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। जब ये लोग मून पर लॉन्च के लिए तैयार होते हैं तभी मून और नीचे आ जाता है और समंदर का पानी ऊपर उठने लगता है। ये लोग पानी से बचते हुए स्पेस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सन्नी और बाकियों को लूट लिया जाता है और उनकी कार उनसे छीन ली जाती है। सनी को पता होता है कि टॉम के पास यहाँ एक सेफ हाउस है, इसीलिए वो सबको वहाँ पर ले जाता है। इसी बीच ब्रायन और उसकी टीम मून के टनल तक पहुँचते हैं। वो एक प्रोब भेजते हैं ताकि स्वाम वहाँ से बाहर निकल आए। फिर स्वाम निकल आता है। स्वाम ईएमपी हथियार के रिमोट को पहचान लेता है और उस पर हमला कर देता है। ब्रायन रिमोट को तोड़ देता है लेकिन स्वाम हमला करना जारी रखता है। ब्रायन को समझ में आता है कि ये केसी के फोन की वजह से हो रहा है। ब्रायन केसी का फोन तोड़ देता है और स्वाम वापस चला जाता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि टनल के अंदर जाकर देखा जाए। वापस धरती पर सन्नी और उसका गैंग टॉम के घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है कि एयर पतली हो रही है, इसीलिए उन्हें निकलना होगा। टॉम और सन्नी ऑक्सीजन टैंक्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन वही लोग जिन्होंने उन्हें पहले लूटा था वो उन्हें फिर से लूटने की कोशिश करते हैं। इस बार सन्नी अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है और उन्हें पीछे हटाकर भागने लगता है। वो लोग सनी की कार के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन मून के पास आने से चीजें उड़ने लगती हैं। सनी उन लुटेरों से भागकर बच जाता है। इसी बीच ब्रायन और उसकी टीम को ये पता चलता है कि मून के अंदर एक मेगा स्ट्रक्चर है जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ है। स्वाम व्हाइट ड्वार्फ को ढक रहा है जिससे मेगा स्ट्रक्चर की ताकत घट रही है। स्वाम उनकी स्पेसशिप पर हमला कर देता
मिलता है, लेकिन एक अननोन फोर्स उनकी स्पेसशिप को अपने काबू में ले लेती है और उन्हें मेगा स्ट्रक्चर के अंदर सेफ जगह में ले जाती है। क्रैश में तीनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद केसी और फाउलर उठते हैं और देखते हैं कि ब्रायन गायब है। फाउलर समझने लगती है कि स्वाम और मेगा स्ट्रक्चर दो अलग अलग एंटिटीज हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ वॉर में हैं। इसी बीच ब्रायन एक तरह की वर्चुअल रियलिटी में आ जाता है जहां पर वो एक यंग सन्नी से मिलता है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ब्रायन के दिमाग में उससे बात कर रहा होता है। प्रोग्राम ब्रायन को बताता है कि अरबों साल पहले इंसान एक दूसरे प्लेनेट पर मिल्की वे के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे कि अपने होम प्लेनेट से बाहर रहने के लिए एक स्ट्रक्चर बना चुके थे। सारे झगड़े और युद्ध सुलझ गए थे और उनकी सोसाइटी बिल्कुल परफेक्ट थी। उनकी सोसाइटी का मूल था एक ऐसा सेल्फ लर्निंग एआई जो हर चीज को उनके लिए संभालता था। लेकिन एक दिन एआई ने फैसला किया कि इंसान उससे नीचे हैं और फिर नैनोटेक के ग्रुप में बदलकर एआई ने उन पर हमला कर दिया। एआई ने जीवित जीवन को मिटाने के लिए सभी प्राणियों का पता लगाया। इंसान युद्ध हारे, लेकिन वो अलग अलग कोने में भाग गए। उन्होंने मेगा स्ट्रक्चर बनाए जो उनके लिए हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढते थे। स्वाम ने सभी मेगा स्टार को खत्म कर दिया। सिर्फ एक मेगा स्ट्रक्चर बचा, मून, जिसने सोलर सिस्टम ढूंढ लिया। मून ने ह्यूमन डीएनए की मदद की, असल इंसान की नहीं, क्योंकि एआई प्रोग्राम था सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खोजने में जिसमें जीवित जीवन हो। डीएनए को पृथ्वी पर जमा दिया गया जिससे जीवन का उदय हुआ। प्रोग्राम ब्रायन को बताता है कि उसको स्वाम को मून के कोर से हटाकर डिस्ट्रॉय करना होगा। ब्रायन वेक अप टू रियलिटी होता है। फाउलर और केसी उसे ढूंढ लेते हैं। ब्रायन अपना प्लान उनके साथ शेयर करता है। वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप क्रैश के बाद ठीक हो गई है और अंदर की ईएमपी वेपन को भी अपग्रेड किया गया है। ब्रायन कहता है कि उन्हें शिप के एक हिस्से को बाहर निकालना होगा जिसमें वो और वेपन हो, और वो वेपन टैप फायर करेंगे जब स्वाम पॉड को निकाल लेगा। फाउलर नहीं चाहती कि ब्रायन पॉड में हो, लेकिन पॉड में एक इंसान होना चाहिए क्योंकि स्वाम वही डिटेक्ट करेगा। जब ब्रायन और फाउलर पॉड में कौन होगा इस पर बहस कर रहे होते हैं, तब केसी अपने आप को अंदर लॉक कर लेता है जिससे ये बहस खत्म हो जाती है। ये लोग पॉड को इजेक्ट कर देते हैं और स्वाम वहाँ पर आ जाता है और पॉड को निगल लेता है। केसी वेपन को फायर करता है जिससे स्वाम और वो खुद दोनों मारे जाते हैं। फाउलर और ब्रायन के लिए अर्थ पर वापस लैंड करना आसान होता है क्योंकि चांद पहले से बहुत पास था। दोनों सनी और बाकियों को अर्थ पर मिलते हैं और मिशन कंप्लीट होने पर खुश होते हैं। दूसरी तरफ मून पर केसी की कॉन्शियसनेस को मून के सिस्टम में अपलोड कर दिया गया होता है और अब वो भी उसका हिस्सा होता है। केसी के लिए मून का प्रोग्राम उसकी माँ और उसकी बिल्ली के रूप में दिखता है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा कुछ मून का याद है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।